नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बजट 2022-23 के बारे में जानेंगे। भारत के वित्त मंत्री ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अंतिम पूर्ण केंद्रीय बजट 2023-24 लोकसभा में प्रस्तुत किया। इस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा जाता है, क्योंकि भारत को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए हैं। 2022 से 47 तक के बीच के समय को अमृतकाल कहा जाता है और 2023-24 का बजट जो है अमृतकाल का पहला बजट है। – 2023-24 में अमृतकाल के लिए विजन पेश किया गया है, जो कि एक सशक्त समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए ब्लूप्रिंट है। तो 2023-24 के बजट का संपूर्ण विश्लेषण करने से पहले जान लेते हैं बजट और संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। बजट शब्द का कहीं जिक्र नहीं किया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है, जो चालू वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। समग्र रूप से बजट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है। बजट में क्या क्या शामिल होता है? राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, व्यय अनुमान, पिछली वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी भी कमी या अधिशेष का कारण, आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति अर्थात कराधान प्रस्ताव एवं नई योजना परियोजनाओं की शुरुआत। ये समग्र चर जो हैं बजट में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा बजट 6 चरणों से होकर गुजरता है। बजट की प्रस्तुति, पहला चरण है बजट की प्रस्तुति। संसद में बजट प्रस्तुत करवाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। आम चर्चा होती है, विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है, अनुदान मांगों पर मतदान होता है, उसके बाद विनियोग विधेयक पारित किया जाता है और अंत में वित्त विधेयक पारित किया जाता है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग का बजट तैयार करने हेतु जिम्मेदार केंद्रीय निकाय है। मतलब बजट तैयार करने के लिए आर्थिक मामलों का विभाग जो है बजट तैयार करता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया था। अब जान लेते हैं 2023-24 के बजट के प्रमुख बिंदु क्या क्या है। 2023-24 का बजट में क्या क्या किया गया है, क्या क्या शामिल किया गया है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 का प्रमुख विषय समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, जो कि विशेष रूप से सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करता है। अर्थात 2023-24 का बजट समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए सबका साथ एवं सबका विकास की अवधारणा को लेकर साथ चलता है, जिसमें शामिल है क्या क्या शामिल है। किसानों को शामिल किया गया है, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल किया गया है। इसके साथ साथ दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शामिल किया गया है। वंचितों को समग्र प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के केंद्र शासित प्रदेशों पर भी निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है।
वर्ष 2019 में पहली बार अनावरण की गई द्विआयामी विकास रणनीति की तर्ज पर यह बजट जारी किया गया है। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजित करना और विकास को आगे बढ़ाना। अगला, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, पूंजीगत परिव्यय बढ़ाना और विनिवेश के माध्यम से अधिक राजस्व जुटाना, अर्थात विनिवेश की बात की गई है। अगला, बजट की मुख्य उपलब्धियां क्या क्या हैं। पहली उपलब्धि जान लेते हैं। नई आयकर व्यवस्था में बदलाव, छूट की सीमा में और टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया गया है। अगला क्या है, पूंजी निवेश परिव्यय 33% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। पूंजी निवेश परिव्यय में 33% की वृद्धि की गई है। अगला, सीमा शुल्क में परिवर्तन, मोबाइल फोन निर्माण, झींगा हेतु, खाद्य आदि के लिए कुछ निविष्टियों के आयात में कमी और सिगरेट, सोने की वस्तुओं, यौगिक, रबड़ आदि के आयात में वृद्धि की बात की गई है। अगला, रेलवे के लिए पूंजी परिव्यय को बढ़ाकर अब तक का सर्वाधिक 2.40 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। मतलब रेलवे में अब तक का सर्वाधिक व्यय जो है करने का प्रावधान किया गया है। अब जान लेते हैं अमृतकाल के बजट के बारे में क्या है। 2023-24 का बजट, अमृतकाल बजट क्या है, तो इसमें जान लेते हैं। अमृतकाल के लिए बजट विजन, इसमें क्या है, अमृतकाल का समय आपको बता दिए हम 2022 से 47 तक के बीच के समय को अमृतकाल का समय कहा जाता है, जो चल रहा है। और 2022-23 का बजट अमृतकाल का पहला बजट है। इसमें दिया भी है, भारत के वित्त मंत्री ने इसे अमृतकाल का पहला बजट कहा है। अमृतकाल का विजन एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था है जो एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी संचालित तथा ज्ञान आधारित है। अमृतकाल के विजन कौन कौन से हैं। अमृतकाल के 3 विजन हैं, देख लेते हैं। पहला विजन, युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर। दूसरा, रोजगार सृजन में वृद्धि। और तीसरा, सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण, मतलब सुदृढ़ और विस्तृत बृहद आर्थिक वातावरण, स्थिर और बृहद आर्थिक वातावरण तैयार करने की बात की गई है। इसके अलावा बजट में इंडिया 100 तक पहुंचने से पहले 4 परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान की गई है। 4 परिवर्तनकारी अवसर कौन कौन से हैं, मतलब भारत की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक 4 परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान की गई है जिसमें परिवर्तन करना है। क्या क्या है। पहला है, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास को बढ़ावा देना। मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा देना और हरित विकास को बढ़ावा देना। 2023-24 बजट की प्राथमिकताएं क्या हैं। इसमें बात की गई है सप्तरी से 7 प्राथमिकताओं की। जान लेते हैं कौन कौन सी 7 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता, समावेशी विकास। दूसरी प्राथमिकता, अंतिम छोर तक विकास की पहुंच। तीसरी प्राथमिकता, युवा शक्ति। चौथी प्राथमिकता, वित्तीय क्षेत्र। पांचवी प्राथमिकता, हरित विकास। छठी प्राथमिकता, क्षमता उभारना। और 7वीं प्राथमिकता, अवसंरचना और निवेश ली जाती। इन सातों क्षेत्रों को मिलाकर अमृतकाल का निर्माण होगा, अर्थात 7 प्राथमिकताओं को मिलाकर अमृतकाल बनेगा, जिसे क्या कहा जाएगा, अमृतकाल कहा जाएगा।
पहली प्राथमिकता समावेशी विकास की प्राथमिकता क्या है, इसमें जान लेते हैं। ग्रामीण, पहला क्या है, ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। अगला, पीएम किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ की नकदी अंतरण की गई है। अगला, पीएमएसबीआई और पीएमजेजेवाई के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया गया है। अगला, 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते खोले गए हैं। 47, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते खोले गए हैं। अगला, 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके की व्यवस्था की गई है। मतलब 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए हैं। अगला, उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बजट 2023-24 में कितने करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की बात की गई है, तो 9.6 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की बात की गई है। अगला, एसबीएम के तहत 17.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए हैं। अर्थात 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए हैं। पारिवारिक शौचालय कितने अभी तक बन गए हैं? टोटल 11.7 करोड़। अगला, ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। मतलब ग्रामीण घरों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। कृषि क्षेत्र में बजट के बारे में क्या बताया गया है? डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ओपन सोर्सेज, ओपन स्टैंडर्ड और इंटर ऑपरेबल पब्लिक बेनिफिट के तौर पर कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित की जाएगी, जिसके निम्नलिखित परिणाम होंगे। क्या क्या परिणाम होंगे? समावेशी किसान केंद्रित समाधान। इसमें क्या होगा? फसल योजना, स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक सूचना सेवाएं उपलब्ध होंगी। कृषि इनपुट, ऋण, बीमा तक बेहतर पहुंच होगी। कृषि औद्योगिक उद्योग और स्टार्टअप का विकास होगा। इसके अलावा कृषि स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण। इसमें क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरण कोष की स्थापना की जाएगी। कृषि त्वरण कोष की स्थापना की जाएगी। अगला, कृषि ऋण, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। कृषि ऋण को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया है बजट 2023-24 में। आगे, मछुआरों, मछली विक्रेताओं और एमएसएमई के लिए 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरुआत की गई है। मतलब 2023-24 के बजट में 6,000 करोड़ रुपए के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरुआत की गई है। अगला, बागवानी में क्या क्या करने का प्रावधान है? आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2,200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ किया गया है। अगला, कद्दन के बारे में क्या बताया गया है? भारत में श्री अन्न पोषक अनाज कद्दन हेतु एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय कद्दन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च प्रथाओं, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी को साझा करने हेतु उत्कृष्ट
केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय कद्दन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है भारतीय कद्दन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद। कृषि सहकारी समितियाँ सहकार से संबद्ध के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सरकार अगले 5 वर्षों में विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने और कवर न किए गए गांवों में कई सहकारी समितियों की स्थापना करने की योजना बना रही है। मतलब गांवों तक सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना गवर्नमेंट बना रही है, जो बजट में बताया गया है। शिक्षा और कौशल के लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको जान लेते हैं। शिक्षा और कौशल। शिक्षा में पहला प्रावधान क्या है? जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक, प्रशिक्षक एवं पुनरुद्धार की व्यवस्था की जाएगी। अगला, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। अगला, पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब पंचायत स्तर और वार्ड स्तरों में भी पुस्तकालय खोलने की व्यवस्था की जाएगी, बजट में बताया गया। अगला, स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था की गई है? वर्ष 2014 में स्थापित मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताया गया है 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की व्यवस्था की गई है। अगला, वर्ष 2047 तक स्कल सेव एनीमिया के उन्मूलन हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें शामिल होगा जागरूकता बढ़ाना, प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 7 करोड़ लोगों 0 से 40 वर्ष की आयु की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। अगला, केंद्र और राज्य के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श की व्यवस्था की जाएगी। अगला, सबका साथ सबका विकास। इसमें क्या बताया गया है? स्वास्थ्य के बारे में ही, सबका साथ सबका विकास। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। अगला, स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगला, फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगला, ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकार और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये कार्य चिकित्सा के क्षेत्र के लिए बताए गए हैं। अगला, प्राथमिकता अंतिम छोर तक पहुंच। प्राथमिकता 2 अंतिम छोर तक पहुंच। नए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। इसमें क्या है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता के आधार पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम हाल ही में 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए शुरू किया गया। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में कितने ब्लॉक शामिल किए गए हैं? 500 ब्लॉक शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करना है। प्रधानमंत्री कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन PVTG विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रधानमंत्री विकास मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसे PVTG परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क एवं संचार, कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। अगला है अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू
करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। अगला, 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती का प्रावधान इस बजट में बताया गया है। मतलब एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान बजट में किया गया है। कब तक नियुक्ति होती है? गवर्नमेंट के ऊपर। अगला, अंतिम छोर तक पहुंच। इसमें क्या बताया गया है? प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अगला, उसी का 60 फार्म है। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अगला, प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना की जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत श्री का संबंध किससे है? तो जो प्राचीन पांडुलिपि हैं उनका डिजिटलीकरण करने के लिए भारत श्री की स्थापना की जाएगी। अब आगे, सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए जल। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है, कर्नाटक के सूखाग्रस्त मध्य क्षेत्र के ऊपरी भद्रा परियोजना को स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पीने के पानी के लिए भूमिगत वाटर टैंक को भरने हेतु 5300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। अन्य पहल में जान लेते हैं क्या क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कितना प्रधानमंत्री आवास योजना को बढ़ाया गया? 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में भारत साझा शिलालेख भारत श्री स्थापित किया जाएगा। अगला, अवसंरचना और निवेश। बजट में अवसंरचना और निवेश के बारे में क्या बताया गया है? अवसंरचना हेतु पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जाएगी। पूंजी निवेश परिव्यय लगातार तीसरे वर्ष बढ़ा है, जो 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जिससे यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% हो गया है। पूंजी निवेश परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% हो गया है। अगला, प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 1.3 लाख करोड़ रुपया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% है। आगे, पूंजीगत निवेश हेतु राज्य सरकारों को सहायता। क्या क्या सहायता राज्य सरकारों को दी गई है? पहला इसमें है, सरकार ने अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने और उन्हें पूरक नीतिगत कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण को 1 और वर्ष के लिए जारी रखने का फैसला किया गया है। अगला, इसके लिए बढ़ा हुआ परिव्यय 1.3 लाख करोड़ रुपए होगा। मतलब जो ब्याज मुक्त ऋण राज्य सरकारों को केंद्र सरकार देगी, वो बढ़ा हुआ खर्चा जो है 1.3 लाख करोड़ सरकार के ऊपर पड़ेगा। अगला, रेलवे के बारे में बजट में क्या बताया गया है? रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। अब तक का यह सबसे अधिक परिव्यय है। मतलब 2023-24 के बजट में रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा खर्चा करने की बात कही गई है। विमानन के लिए क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है, क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार हेतु 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे
टेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड का पुनर्विकास किया जाएगा। अन्य परिवहन योजनाओं के संबंध में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए सहित 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न उद्योगों के लिए अंतिम छोर तक पहुंच हेतु 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है। अगला क्या बताया गया है? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता हेतु एक शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। UIDAF का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। अगला, इस उद्देश्य के लिए वार्षिक आधार पर 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। मतलब ऊपर वाला जो कार्य है, ये वाले आवास बैंक द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए वार्षिक आवंटित किए जाएंगे। अब अवसंरचना और निवेश के क्षेत्र में बजट में क्या बताया गया है? अवसंरचना और उत्पादक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन। क्या इसका प्रभाव होगा? निवेश और रोजगार में वृद्धि होगी। क्या प्रावधान किया गया है देख लेते हैं। पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करना। अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी रखना। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का अब तक का उच्चतम पूंजी परिव्यय रखा गया है। पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी हेतु निर्दिष्ट 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं बनाना। वही जो ऊपर हम लोग पढ़े थे वही है। अगला, प्राथमिकता 4 क्षमता को उजागर करना। इसमें ये जान लेते हैं 5G प्रौद्योगिकी। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग कर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी ताकि अवसरों, व्यापार मॉडल और रोजगार की संभावनाओं की एक नई श्रृंखला को साकार किया जा सके। अगला क्या है? प्रयोगशालाओं में स्मार्ट क्लास, सटीक खेती, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर ऐप जैसे एप्लीकेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्राथमिकता 5 में हरित विकास के बारे में क्या बताया गया है? इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें बताया गया है PM प्रमाण की शुरुआत की जाएगी। हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। संभारणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए EPA के तहत अधिसूचित किया जाएगा। अगला, राज्यों, संघराज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 500 नए अपशिष्टों से धन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबर्धन स्कीम के तहत स्थापित किए जाने हैं। अगला, तट रेखा के साथ साथ मैंग्रोव पौधरोपण के लिए मिशन की शुरुआत की जाएगी। आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग के लिए अमृत धरोहर कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अन्य पहलों में क्या क्या है? किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 करोड़ बायो इनपुट संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन को बढ़ावा दिया जाएगा।
पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने के लिए निधियां आवंटित की जाएंगी। अगला, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। इसमें क्या है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ताकि अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में परिवर्तित करने, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करने तथा देश को इस उभरते हुए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जा सके। लक्ष्य 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। अगला, गोवर्धन योजना क्या है? चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसी में प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% का कॉम्प्रेस्ड बायोगैस अधिशेष भी लाया जाएगा। भारतीय प्राकृतिक खेती जैव इनपुट संसाधन केंद्र। इसमें क्या है, सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर उनकी सहायता करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक एवं कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतलब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाने का प्रावधान है। हरित ऊर्जा एवं अन्य निवेश। इसमें क्या है, ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध शून्य उद्देश्यों तथा ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 4,000 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के साथ समर्पित किया जाएगा। अगला, लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण हेतु अंतर्राज्यीय प्रेषण प्रणाली के लिए 20,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवा शक्ति के लिए क्या किया गया है? युवा शक्ति, इस बजट में, बजट 2023-24 में युवा शक्ति के लिए अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण कहा गया है। युवा शक्ति को अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण कहा गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। बजट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत होगी। अंजाब, इसमें क्या बताया गया है, अंजाब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी, नए युग के पाठ्यक्रम जैसे कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन आदि के बारे में बताया जाएगा। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसमें बताया गया है मांग आधारित औपचारिक कौशल संवर्धन सक्षम करने, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने के लिए डिजिटल तंत्र विकसित किया जाएगा या डिजिटल तंत्र का विकास किया जाएगा। युवा शक्ति, युवा शक्ति में और क्या बताया गया है, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इसमें 3 साल में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा, 50 चुने हुए पर्यटन स्थलों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला क्या बताया गया है, राज्यों की
राजधानियों में यूनिटी मॉल की स्थापना, एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी, इसमें क्या बताया गया है, वर्ष 2022 में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को नया प्रारूप दिया गया था और 1 अप्रैल 2023 से 9,000 करोड़ रुपए की राशि के निवेश के माध्यम से प्रभावी होगा। अगला, इससे अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए के संपार्श्विक मुक्त गारंटीकृत ऋण की अनुमति मिलेगी। क्रेडिट की लागत लगभग 1% कम हो जाएगी। इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी ऋण प्रदान किया जा सकेगा। क्रेडिट की लागत लगभग कितनी, 1% कम हो जाएगी। लघु बचत योजना के बारे में क्या बताया गया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने हेतु एक बार नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र को मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब लघु बचत योजना के लिए एक 2 साल का महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2 साल तक के लिए सरकार उपलब्ध कराएगी। यह आंशिक निकासी विकल्प के साथ महिलाओं या लड़कियों को 7.55% की निश्चित ब्याज दर के नाम पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा। मतलब जो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी किया जाएगा, इसमें 7.5% ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अगला, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी। अगला, मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए और 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए संयुक्त खाते में कर दी जाएगी। एकल खाते में कितनी है, 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए एकल खाते में है और संयुक्त खाते में 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाएगी। अगला, राजकोषीय प्रबंधन की स्थिति। पूंजीगत व्यय हेतु धन का उपयोग, इसमें वित्त मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को वर्ष 2023-24 के अंत तक पूंजीगत व्यय के लिए अपने 50 वर्षीय ऋण का उपयोग करना चाहिए। इसमें से अधिकांश राज्यों के विवेक पर निर्भर होगा। हालांकि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नामित राज्यों हेतु एक हिस्सा सशर्त होगा, जैसे पुराने सरकारी वाहनों को बदलना, शहरी नियोजन में सुधार करना। मतलब ये कार्य करने होंगे, सशर्त होंगे। शहरी स्थानीय निकायों को नगरपालिका बॉन्ड प्राप्त करने हेतु पात्र बनाना, पुलिस अधिकारियों हेतु आवास का निर्माण करना, एकीकृत माल का निर्माण करना, बच्चों और किशोरों हेतु पुस्तकालयों तथा डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, केंद्रीय योजनाओं के पूंजीगत व्यय में योगदान करना। ये इतने कार्य सशर्त होंगे। राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति, इसमें क्या बताया गया है, राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% घाटा रखने की अनुमति है। मतलब राज्यों का घाटा 3.5% तक हो सकता है, राजकोषीय घाटा। इस राशि का 0.5% विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए निर्धारित है। अब संशोधित अनुमान 2022-23 का क्या है, कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर कितनी थी, 24.3 लाख करोड़ थी। कुल प्राप्तियां 24.3 लाख करोड़ थी। शुद्ध प्राप्तियां 20.9 लाख करोड़ थी। पूंजीगत प्राप्तियां 7.3 लाख करोड़ थी। मतलब
कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर 4.3 लाख करोड़, शुद्ध प्राप्तियां 20.9 लाख करोड़, कुल व्यय 41.9 लाख करोड़, पूंजीगत व्यय 7.3 लाख करोड़, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% था। अब बजट अनुमान, ये 2022 में संशोधित अनुमान था। अब बजट अनुमान में क्या है, 2023-24 में बजट अनुमान में 2023-24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः, कुल प्राप्तियां कितनी हैं 27.2 लाख करोड़, कुल व्यय कितना है 35 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। अब इसमें निवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान बताया गया है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान बताया गया है। आगे, वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मतलब उधारियां 11.8 लाख करोड़ होने का अनुमान है। सकल बाजार उधारी का अनुमान 15.4 लाख करोड़ बताया गया है। आगे, साथ ही सरकार वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करने के लिए इस योजना पर अडिग रहने हेतु प्रतिबद्ध है। अर्थात 2025-26 तक सरकार राजकोषीय घाटे को कम करके 4.5% तक लाने का प्रयास करेगी। इस चित्र में बताया गया है घाटे की व्यवस्था। ये राजकोषीय घाटा, ये राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा, ये राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ये प्राथमिक घाटा और ये प्रभावी घाटा है। तो इसमें जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बजट अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटा 5.9 रहने का अनुमान है, राजस्व घाटा 2.9 रहने का अनुमान है, जो राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा 2.3 रहने का अनुमान है और प्रभावी घाटा 1.9 रहने का अनुमान है। ये सब जीडीपी के प्रतिशत के रूप में होंगे। इसी प्रकार 2022-23 में संशोधित अनुमान क्या बताया गया है। संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा 6.4% रहने का अनुमान है, राजस्व घाटा 4.1% रहने का अनुमान है, प्राथमिक घाटा 3% रहने का अनुमान है और प्रभावी राजस्व घाटा 2.9 रहने का अनुमान है। इसी प्रकार 2022-23 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा 6.4 बताया गया है, राजस्व घाटा 3.8 बताया गया है, प्राथमिक घाटा 2.8 बताया गया है और प्रभावी राजस्व घाटा 2.6 बताया गया है। आगे बी भाग में बजट के प्रत्यक्ष कराधान में प्रस्तावित सुधार के बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। व्यक्तिगत आयकर से संबंधित 5 प्रमुख घोषणाएं की गई हैं बजट 2023-24 में। क्या क्या बताया गया है जान लेते हैं। नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। कर छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। इसका मतलब है कि नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को कोई कर नहीं देना होगा। नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था में कर ढांचे में स्लैब की संख्या को घटाकर 5 और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब स्लैब की संख्या भी घटा दी गई है और कर की सीमा जो छूट दी जा रही थी उसको बढ़ाकर 2.5 लाख से 3 लाख कर दिया गया है। अन्य कर सुधार में मानक कटौती क्या है,
इसके बारे में जान लेते हैं। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु मानक कटौती को बढ़ाकर 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन के लिए कटौती को 15,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। MSMEs सूक्ष्म, इसमें क्या प्रावधान किया गया? सूक्ष्म उद्योगों और कुछ पेशेवरों के लिए प्रकल्पित कराधान की सीमा बढ़ा दी गई है जब तक कि नकद में प्राप्त राशि कुल सकल प्राप्तियों कारोबारों के 5% से अधिक न हो। आगे सहकारिता के बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। 31 मार्च 2024 से पहले विनिर्माण शुरू करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों पर कर की दर 15% कम होगी। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा नगद जमा ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति सदस्य कर दिया गया है। इसी प्रकार से सहकारी समितियों की नगद निकासी पर स्रोत पर की गई टैक्स कर कटौती को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्टार्टअप के लिए क्या प्रावधान है? स्टार्टअप को आयकर लाभ प्राप्त करने की तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। स्टार्टअप के लिए हानियों को अग्रेसित करने की अवधि को निगमन के 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। आयकर में छूट, इसके बारे में क्या जान लेते हैं। आयकर प्राधिकरण बोर्ड और आयोग जिसकी स्थापना केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आवास, शहर और कस्बे गांव के विकास के लिए नियामक एवं विकास गतिविधियों या कार्यों हेतु की गई हो, उन्हें आयकर से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। अग्निवीर, अगला क्या है? अग्निवीर निधि में EEE स्तर प्रदान करने और अग्निपथ योजना 2022 में पंजीकृत अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्प्स फंड द्वारा किए गए भुगतान को कर के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव है। मतलब अग्निवीर में जो सैनिक होंगे, पंजीकरण कराए होंगे 2022 के बाद, उनको कर के दायरे से बाहर रखा जाएगा। अग्निवीरों की कुल आय में की गई कटौती राशि को अग्निवीरों को देने का प्रस्ताव जो कि उन्होंने योगदान दिया है या केंद्र सरकार ने उनकी सेवा के लिए उनके खाते में हस्तांतरित किया है। अगला क्या है? वर्तमान और प्रस्तावित कर दरें क्या क्या हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ये 2023-24 के बजट में बताया गया है। ये वर्तमान आय स्लैब ये है और ये प्रस्तावित आय स्लैब है। 2023-24 के बजट में जो प्रस्ताव लाया गया है, ये इधर कर की दर है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जब कर की दर 0% है तो वर्तमान में उसमें आय 2.5 लाख रुपए तक की छूट थी और जो प्रस्तावित है उसमें 3 लाख रुपए तक की छूट होगी। 5% कर की दर होने पर जब आय 2.5 लाख से 5 लाख है तब टैक्स पड़ेगा 5%। नए प्रस्ताव में क्या है? 3 लाख से 6 लाख आय होने पर कर पड़ेगा 5%। इसी प्रकार से जब आय बढ़कर 5 लाख से 7.5 लाख हो जाती है वर्तमान कर स्लैब में, तो टैक्स की दर 10% है। और इसी प्रकार नए स्लैब में जब आय बढ़कर क्या होती है, 6 लाख से 9 लाख रुपए हो जाती है, तब 10% कर पड़ेगा। इसी प्रकार से वर्तमान स्लैब में 7.5 से 10 लाख तक की 15% टैक्स पड़ रहा है और प्रस्तावित आय स्लैब में 9 लाख से 12 लाख अगर इनकम हो रही है तब 15% कर पड़ेगा। इसी प्रकार से जब आय बढ़कर वर्तमान स्लैब में 12 लाख से 20 लाख हो जा रही है तब कर 20% है। यहाँ 12 से 15 हो जा रही है जो प्रस्तावित है, तब कर की दर 20% है। इसी प्रकार से 25% कर की दर में आय जो है वर्तमान स्लैब में 12 से 15 लाख हो जा रही है और 30% कर की दर में वर्तमान स्लैब में आय 15 लाख से अधिक होगी और जो प्रस्तावित है उसमें भी 15 लाख से अधिक ही आय होगी। आगे अप्रत्यक्ष
कर हेतु प्रस्तावित सुधार। अप्रत्यक्ष कर में सुधार के बारे में क्या बताया गया है? वस्त्र और कृषि के अलावा अन्य सामानों हेतु मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी गई है। अगला, निर्दिष्ट सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क में लगभग 16% की वृद्धि की गई है। मतलब सिगरेट के मूल्य में वृद्धि कर दी गई है। अगला, सोने शुल्क में वृद्धि, इसमें क्या है? सोने और प्लेटिनम से बनी वस्तुएं, इसमें वृद्धि हो जाएगी शुल्क के दर में। चांदी की डोर, बार और वस्तुओं पर आयात शुल्क में वृद्धि हो जाएगी। अगला, शुल्क में छूट किसमें किसमें है? मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस में निहित संपीड़ित बायोगैस, इसमें छूट है। परीक्षण एजेंसियां जो परीक्षण और प्रमाणन उद्देश्य हेतु वाहनों, ऑटोमोबाइल उपकरण, घटकों, उप प्रणालियों तथा टायरों का आयात करती हैं, इसमें छूट होगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी हेतु लिथियम आयन सेल निर्माण के लिए निर्दिष्ट मशीनरी पर सीमा शुल्क की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि सीमा शुल्क में इसमें वृद्धि की गई है। सोने और प्लेटिनम से बनी वस्तुओं के आयात निर्यात में वृद्धि की गई है। चांदी की डोर, बार और वस्तुओं के आयात शुल्क में वृद्धि की गई है और इन वस्तुओं के आयात और निर्यात में सीमा शुल्क में कमी की गई है। आगे अगला, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में भी किए जाएंगे बदलाव। इसमें क्या बदलाव किया जाएगा? जीएसटी में जीएसटी के तहत अभियोजन शुरू करने हेतु कर की न्यूनतम राशि 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ की जाएगी। कर के लिए चक्रवृद्धि राशि को कर राशि के 50% से 150% से घटाकर 25 से 100% कर दिया जाएगा। कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। रिटर्न या स्टेटमेंट दाखिल करने की अवधि नियत तारीख से अधिकतम 3 वर्ष तक सीमित होगी। जीएसटी के बारे में ये प्रावधान किए गए हैं, मतलब ये सुधार किए जाएंगे। अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और कंपोजिशन करदाताओं को ई कॉमन ऑपरेटरों के माध्यम से माल की अंतर राज्य आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी। एमएसएमई और पेशेवर, इसमें क्या बताया गया है? सूक्ष्म उद्योगों और पेशेवरों के लिए प्रकल्पित कराधान की सीमा को क्रमशः 3 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ और 75 लाख तक बढ़ाया जाएगा। अगला, सहकारिता विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% की कम कॉर्पोरेट कर लाभ। सहकारी समितियों के टीडीएस के लिए नकदी आहरण पर 3 करोड़ की उच्चतम सीमा। अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, इसमें क्या सुधार किया गया है? समुद्री उत्पाद श्रिम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क में कमी की गई है। प्रयोगशाला निर्मित हीरा, इसके विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाया जाएगा। बहुमूल्य धातु, सोने और प्लेटिनम से बने सामानों पर सीमा शुल्क में वृद्धि। चांदी से निर्मित डोरे और सामानों के आयात शुल्क में वृद्धि की जाएगी। सिगरेट, इसमें क्या बताया गया है? विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क में लगभग 16% की वृद्धि की जाएगी। अब आगे एक टॉपिक बच्चा जान लेते हैं, रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। कहाँ से आता है रुपया, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है? ऋण और
अन्य देयता से 34% रुपया आता है। और खर्चा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मतलब सेकंड नंबर पे कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा ऋण, और पहले नंबर पे ऋण और अन्य देयता से आता है, और दूसरे नंबर पे आता है जीएसटी से, और तीसरे नंबर पे आयकर से आता है। अगले में जान लेते हैं रुपया कहाँ जाता है, सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ खर्चा होता है। तो इसमें बताया गया है सबसे ज़्यादा रुपया खर्च होता है करों और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी 18%, और सेकंड नंबर पे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 17% रुपया खर्चा होता है। इस प्रकार से हमने बजट 2023-24 के लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। धन्यवाद।